BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 18। और आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014 बाय विच परसेंट ऑफ अ कंपनी will have to create debenture redemption reserve of the amount of the debentures to be redeemed। जितना हम डिवेंचर रिडीम्ड करेंगे, जितना डिवेंचर का रिडेम्पशन होगा, उसके अमाउंट का कितना प्रतिशत या कितना परसेंटेज हमें क्या क्रिएट करना है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कहेंगे एज पर द कंपनीज रूल 2014, कंपनी जिसमें अदर देन बैंकिंग, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, इन तीन तरह के कंपनियों को छोड़कर जितने भी कंपनियां होती है आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अमाउंटिंग टू 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड। यानी कि जितना डिवेंचर रिडीम्ड होगा उसका 25% डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के रूप में क्रिएट किया जाता है। ये कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग है। और किस पे लागू होगा? तो सभी कंपनियों पे, बस तीन तरह के कंपनियों को छोड़कर, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गया, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया और नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया। तो इस तरह के कंपनियों को छोड़कर जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग जितना भी डिवेंचर का रिडेम्पशन होता है उसका 25% हम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के रूप में क्रिएट करते हैं, उस अमाउंट का जितना डिवेंचर रिडीम्ड हो रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी 25%। नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल का मतलब जैसे मान लो एक कंपनी 1000 शेयर इशू कर रहा है, मान लो फेस वैल्यू है 10, इसमें मान लो अप्लीकेशन का है 3 रुपया, अलॉटमेंट से मान लो लेंगे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल है आपका मान लो 3 रुपया और फाइनल कॉल है आपका मान लो 2 रुपीज। टोटल हो गया 10 रुपया। अब यहाँ पे कंपनी क्या की, ये 2 रुपया जो फाइनल कॉल का पैसा है अभी रहने दिया, छोड़ा, बोला कि अभी हम नहीं लेंगे, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कंपनी जब समाप्त होगा तब हम आपसे 2 रुपया लेंगे। तो ये आपका शेयर कैपिटल कितना होगा? तो शेयर कैपिटल यहाँ पे दो पार्ट में बट गया, एक कॉल्ड अप कैपिटल और एक हो जाएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? तो 2 रुपया छोड़कर कॉल्ड अप करना है, यानी कि 332 रुपीज, और 1000 शेयर है तो 1000 गुने 8 यानी कि 8000 आपका कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड कितना हुआ? 2 रुपया, और कितना शेयर है आपका? 1000 यानी कि 2000 आपका अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। तो यही जो अनकॉल्ड कैपिटल होता है इसी को कहते हैं रिजर्व कैपिटल। और कंपनी इसको कब मांगती है? जब कंपनी का समापन हो, कंपनी का लिक्विडेशन हो। तो रिजर्व कैपिटल में द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, जो कैपिटल अनकॉल्ड हुआ, कंपनी उसको भी रहने दिया, यह बोलकर कि जब कंपनी बंद होगी तब हम आपसे मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे। तो ये आपका अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है, जैसे पार्टनरशिप में हम लोग यूज करते हैं कि प्रॉफिट जब तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक कंपनी में जब तक डिविडेंड नहीं दिया गया तब तक का प्रॉफिट क्या कहलाता है? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, में जो अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? तो कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। कैपिटल एसेट्स क्या होता है आपका? कैपिटल एसेट्स का मतलब जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन सब को बेचने पे जो भी प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और इसी कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व का क्रिएशन होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। द पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो रिडम्पशन रिजर्व अलग चीज़ होता है जो कि हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं करने का भी। रिजर्व कैपिटल का मतलब द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। सेकेंड का आंसर ए हो गया। थर्ड है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज। शेयर दो टाइप का होता है ना, एक होता है आपका इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर।
इक्विटी शेयर को वोटिंग का राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग का राइट नहीं होता है। डिविडेंड की बात करेंगे तो इक्विटी वाले को डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के बाद, और प्रेफरेंस शेयर वाले जो होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, जैसे 10%, 12%, 8%, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है उनको डिविडेंड फिक्स रेट से नहीं मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट अधिक होगा तो अधिक डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ कंपनी क्या है? कंपलसरी, ऑप्शनल, कंडीशनल। तो इसके लिए थ्योरी देख लो। एज पर सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी मस्ट रिडीम प्रेफरेंस शेयर। सीधा सीधे याद रखो कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना ये आपका सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो गया? कंपलसरी, मस्ट रिडीम। आंसर क्या हो गया इसका? कंपलसरी। कि प्रेफरेंस शेयर का, कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर है उसका रिडेम्पशन करना कंपलसरी होता है, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपका आंसर हो गया 3 का ए। 4 नंबर देखते हैं। रिस्क एंड रिटर्न आर डैश रिलेटेड, इनवर्सली, पॉजिटिवली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। देखो, रिस्क जितना हम अधिक लेंगे रिटर्न भी हमको अधिक मिलेगा। तो पॉजिटिव है ना, रिस्क अधिक तो प्रॉफिट भी अधिक, रिस्क कम तो प्रॉफिट भी कम। पॉजिटिवली, रिस्क और रिटर्न दोनों क्या पॉजिटिवली रिलेटेड है। हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमको रिटर्न नहीं पता चलेगा। तो रिस्क जितना अधिक होता है प्रॉफिट होने की संभावनाएं भी अधिक होती है। पॉजिटिवली रिलेटेड है ये। आंसर बी। 5 नंबर है फाइनेंशियल लिवरेज। ये सारा फार्मूला है तो फाइनेंशियल लिवरेज थोड़ा पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज मेजर्स द डिग्री टू विच अ कंपनी यूजेज डेट टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस। यानी कि सीधा सीधी आप फाइनेंशियल लिवरेज का ये फार्मूला देख लो। EBT, EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। यह मेजरमेंट आपका कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज। और दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ सेंसिटिव अ कंपनीज नेट इनकम। देखो, डेप्ट लोगे, लोन लोगे तो तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे इंटरेस्ट। तो इससे तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम चेंज होगा, और ऑपरेटिंग इनकम में चेंज होने के कारण कंपनी का नेट इनकम भी प्रभावित होता है। इसी को बताता है, इसी को इंडिकेट करता है, इसी को मेजर करता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो फार्मूला देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ऑप्शन है बी। 6 नंबर है तुम्हारा, द सोर्सेज ऑफ इंडियन गैप इंक्लूड। गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई गैप में क्या क्या है? इंडियन कंपनीज एक्ट तो होगा ही। नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपका नोटिफिकेशन इशूड वाला बात आपका आई गैप में इंक्लूड नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूड है। ICAI प्रोनाउंसेज ये भी इंक्लूड है। तो आंसर हो गया A, C और D। ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन, A, C एंड D। 7 है वेयर द बुक वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग का एंड होगा, बुक कीपिंग में हम 2 चीज बनाते हैं मेन रूप से, जर्नल और लेजर। तो जब बुक कीपिंग एंड होगा यानी कि जर्नल लेजर बना लेते हैं तो अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस से काम शुरू हो जाता है। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। और जब फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो फिर उसकी जांच की जाती है, तो उसके लिए कौन सा काम शुरू होगा? ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग का काम खत्म हो गया तो ऑडिटिंग का काम शुरू होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑडिटिंग। तो वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस। फ्रॉम वेयर द वर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड्स द वर्क ऑफ ऑडिट बिगिंस। आंसर क्या हो गया? ए, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स बुक को एग्जामिन करना ताकि अकाउंट्स बुक ट्रू एंड फेयर हो, रिलायबल हो। और साथ में अकाउंट ऑडिटिंग इसलिए भी किया जाता है ताकि एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट भी किया जा सके। 7 का ए। 8 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। माइंड द वर्ड नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है। तो डी से स्टार्ट करते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स आर आल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। कंपनसेटिंग एरर से क्या होता है ना कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा।
मतलब पता ही नहीं चलता है कि आपके अकाउंट्स बुक में एरर है, तो ऐसे एरर को कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसको इक्वलाइजिंग एरर भी कहते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये भी सही है। ट्रायल बैलेंस को अग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करता। एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, हो सकता है एरर है तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद ही हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट ध्यान से देखोगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ये जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस बना लिए तो हमारा अकाउंट्स बुक टेस्ट हो गया, अकाउंट्स बुक की जांच होगी। उसके लिए ऑडिट प्रोसेस किया जाता है, ऑडिटिंग किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस गारंटी नहीं देता है कि ट्रायल बैलेंस हम बना लिए तो हमारे अकाउंट्स बुक का एक्यूरेसी टेस्ट हो गया। हाँ, ट्रायल बैलेंस का काम क्या है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, ये ट्रायल बैलेंस का काम है। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अकाउंट्स बुक में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उसको चेक करना। लेकिन अकाउंट्स बुक में पूरा एक्यूरेसी को टेस्ट कर लेना ये ट्रायल बैलेंस से पॉसिबल नहीं है। इसके भरोसे रहोगे तो फिर ऑडिट का फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ऑडिटिंग करके हम अकाउंट्स बुक का एक्यूरेसी चेक करते हैं, ना कि ट्रायल बैलेंस बना करते। ये फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट ट्रू। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ए। 9 नंबर, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अनकॉल्ड डिविडेंड, अनकॉल्ड डिविडेंड को अनक्लेम डिविडेंड कहा जाता है। मतलब अभी तक शेयर होल्डर ने क्लेम किया नहीं है, तो नहीं किया तो पे तो करना नहीं। ये कौन सा नेचर का, पेबल नेचर का है, और विद इन 1 ईयर तो इसको पे करना ही है, ये मान के चलो विद इन अ ईयर। तो 1 साल के अंदर जो लायबिलिटी हम पे कर देते हैं, या लगता है कि 1 साल के अंदर लायबिलिटी हमको चुका देना है, तो ऐसे लायबिलिटीज को करेंट लायबिलिटीज कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रोविजन में क्या दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स जैसे ले लो। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट बैलेंस, लॉस भी याद दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस को माइनस में दिखाते हैं। और भी जैसे जितने भी कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सारे हम रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाते हैं। तो अनकॉल्ड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड को हम दिखाएंगे करंट लायबिलिटीज के हेड में। आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस यूजुअल फीचर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कौन सा फीचर इसमें नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये फीचर है। कंपनी में ऑनरशिप, कंपनी का मैनेजमेंट, दो अलग अलग पार्ट होते हैं, तो ये तो फीचर है। कॉमन सील, बिल्कुल ये भी फीचर है। कंपनी सिग्नेचर के जगह पे वो मुहर का प्रयोग करती है, स्टाम्प का प्रयोग करती है, उसे ही कॉमन सील कहते हैं। डी आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी का क्रिएशन लॉ के अनुसार होता है। कंपनी के नाम से किसी पे मुकदमा किया जा सकता है, कोई कंपनी के नाम से कंपनी पे मुकदमा कर सकता है। तो बेसिकली पर्सन की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन हाथ पैर मुंह हमारी तुम्हारी तरह तो नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं, क्योंकि कंपनी का क्रिएशन बाय लॉ होता है। कंपनी किसी पे मुकदमा कर सकती है या कोई कंपनी पे मुकदमा कर सकता है, तो आर्टिफिशियल पर्सन यस। परपेचुअल सक्सेशन, ये भी कंपनी का फीचर है, मतलब कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो लॉन्ग रन में जाता है, परमानेंट एग्जिस्टेंस माना जाता है, तो परपेचुअल सक्सेशन। आंसर क्या हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये कंपनी का फीचर नहीं है, क्योंकि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ना कि अनलिमिटेड। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का फीचर नहीं है। आंसर सी हो गया 10 का। 11, ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। कंपनी दो टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा, डिफ़ॉल्ट। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो सकता है कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये तो सही ऑप्शन है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन लॉ के द्वारा भी हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
चॉइस के आधार पर भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक का डिमांड यानी कि पब्लिक फोर्स नहीं कर सकता कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आंसर डी होगा। पूछ रहा है कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तो पब्लिक के डिमांड से प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आंसर डी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय चॉइस प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पब्लिक फोर्स नहीं कर सकता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पूछ रहा है कैन नॉट बी कन्वर्टेड, आंसर डी। पब्लिक का डिमांड प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, आंसर डी हो गया। 12 देखो, द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम आपका मैक्सिमम 200 होता है, अदर देन एम्प्लॉयज़। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं एम्प्लॉय को छोड़ के 200 है। अब पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर जो होता है अनलिमिटेड होता है। यहाँ प्राइवेट कंपनी की बात कर रही है, मैक्सिमम नंबर कितना होगा 200 अदर देन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को छोड़कर। 12 का बी। 13 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। जैसे मान लो कॉल्स इन एडवांस है या कॉल्स इन एरियर है, तो इसमें आपका कितना % से इंटरेस्ट होगा, कितना % इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ये आपका क्या होता है, एक टेबल वाइज बना होता है, शेड्यूल वाइज बना होता है, उसमें मेंशन होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाई, बिल्कुल अल्टर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। सिर्फ रेजुलेशन नहीं, ये आपका क्या होगा स्पेशल रेजुलेशन, ऑर्डिनरी रेजुलेशन भी नहीं। ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड का यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर किया जा सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा, आंसर 13 का सी। 14 असेसमेंट ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्टेनिंग रिफंड्स इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो ड्यूटी का असेसमेंट करना और रिफंड को ऑब्टेन करना, रिफंड अरेंज करना। तो ये आपका उसका मेन फंक्शन में आता है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। तो टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी सेक्रेटरी का एक मेन फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर में कंपनी सेक्रेटरी क्या करती है, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी करती है और रिफंड ऑब्टेन करती है। तो आंसर 14 का बी। तो ये था हमारा BSPSCL जूनियर अकाउंट्स कलर का डे 18, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर समझ में आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या करो, एक बार फिर से रिपीट करके देख लो। थैंक यू।